1950 का दशक लोकतांत्रिक भारत का वह बचपन, वह समय जब केंद्र इस भारतीय राष्ट्रवाद को एक स्वाभाविक घटना बनाने में लगा था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय झंझावातों से इतर राष्ट्र के भीतर ही कुछ ऐसे मुद्दे भी थे जो भारत सरकार की पकड़ को चुनौती दे रहे थे। ये उन आदिवासियों की समस्या थी जो भारत वर्मा सीमा के पास हिमालय के पूर्वी इलाके में रहते थे। ये उन लोगों की समस्या थी जो शेष भारत में चल रही राजनीतिक और सामाजिक हलचलों से कटे हुए थे। ये समस्या नागा लोगों की थी। ये नागा समस्या थी। 1946 में यह समस्या सर उठाने लगी थी। यह वह समय था जब भारत में ब्रिटिश राज्य के भाग्य का निर्धारण सत्ता के तत्कालीन केंद्रों दिल्ली और शिमला में किया जा रहा था। इसी बीच नागाओं को अपने भविष्य की चिंता भी सताने लगी थी। इसी वजह से कुछ बुद्धिजीवियों ने एक संस्था गठित की जिसका नाम रखा गया नागा नेशनल काउंसिल। इसने द नागा नेशनल काउंसिल के नाम से पत्रिका भी निकाली। यह काउंसिल सभी नागाओं के प्रतिनिधित्व की बात करता था, लेकिन अंदर खाने यह भी दो धड़ों में बटा हुआ था। एक पक्ष जो लड़ाकू परंपरा रखता था, अनुगामी समुदाय, और दूसरा पक्ष जो पहले के मुकाबले थोड़ा उदारवादी था, आओ समुदाय। ये दोनों ही बात तो आत्मनिर्णय के अधिकार की कर रहे थे, लेकिन इसका अर्थ भी इन धड़ों की तरह दो भागों में बटा था। अनुगामी के लिए आत्मनिर्णय का अर्थ एक पूर्ण स्वतंत्र देश था, जबकि आओ का मानना था कि यदि जमीन और परंपराओं की सुरक्षा की गारंटी दी गई तो वे भारत का हिस्सा बनकर रह सकते हैं। एक ही संस्था के एक ही उद्देश्य कि इन दो व्याख्याओं ने ईंट से ईंट बजाकर रख दी थी। नागा आजादी के प्रबल समर्थक संघ के भीतर स्वायत्तता अथवा पूर्ण आजादी, इन दोनों ही रास्तों में से अनुगामी नागाओं ने पूर्ण आजादी का रास्ता चुना। इनका अगुआ खोनू महाकाही एक नागा व्यक्ति था। यह वह महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो इस नागा आंदोलन का झंडा बरदार बनने वाला था। यह भारत के इतिहास का वह महत्वपूर्ण निर्माता था जिसे कभी नायक के रूप में सुनहरी स्याही से तो कभी खलनायक के रूप में काली स्याही से लिखा गया। वह जुनूनी कट्टरपंथी जिसकी कहानी आपके कानों तक कम ही शायद नहीं के बराबर पहुंची हो। आज के इस जमावड़े पर बात होगी उसी नेता की। नमस्ते, मेरा नाम गौरव है। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनैतिक ठेका नामक यूट्यूब चैनल पर, आपका अपना मंच जहां बात होती है सियासत से जुड़े कई किस्सों की। अब शुरू करते हैं। अनुगामी जापू फिजो और 1963 में भारत के मानचित्र पर उभरे नए राज्य नागालैंड की। 1913 में जन्मा एक बालक बचपन में ही लकवे का शिकार, ईसाई मिशन से पढ़ाई लिखाई, कविता लिखने का खूब शौक, कुछ दिनों बीमा कंपनी में भी काम, फिर बर्मा प्रस्थान। जापानियों ने बर्मा पर हमला कर दिया। जापानियों के भारत विजय अभियान में वह व्यक्ति शामिल हुआ इस एक वादे पर कि यदि जापानी भारत में अंग्रेजों को हरा दे तो नागाओं को आजादी दे दी जाएगी। आजादी के इस एक वादे पर भारत के खिलाफ चला जाने वाला वह व्यक्ति अनुगामी जापू फिजो था। वह नागा नेशनल काउंसिल में शामिल हो गया और नागाओं के लिए अलग देश की मांग का उग्र समर्थन करने लगा था। वह एनएनसी का अध्यक्ष भी चुना गया। जब नेतृत्व के शीर्ष पर एक उग्र पक्ष बैठा तो दूसरे पक्षों का दामित कर दिया जाना कोई हैरानी की बात नहीं थी। 1951 में उसने और उसके समर्थकों ने नागा पहाड़ियों का व्यापक दौरा किया था। मकसद था आजादी का समर्थन करने वालों का आंकड़ा निकालना। उन्होंने दावा किया कि 99.99% लोग इसके पक्ष में थे और यह एक व्यापक जनमत संग्रह था। भारत का लोकतंत्र अब अपने चौथे बरस में था, लेकिन नागा पहाड़ियों पर भारत सरकार की पकड़ अभी भी मजबूत नहीं हो पाई थी। राष्ट्र की नाव कई समस्याओं के हिचकोले खा रही थी। व्यस्तता इतनी थी कि नागा समस्या पर ध्यान न दिया जा सका। ध्यान तब गया जब फिजो अपने 3 सहयोगियों के साथ देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से मिलने आए। अब फिजो ने उनके सामने आजादी की मांग रख दी। नेहरू ने इसे बकवासपूर्ण मांग कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नागा किसी भी अन्य नागरिक की तरह स्वतंत्र है। उन्होंने फिजो को सांस्कृतिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता की मांग संबंधी प्रस्ताव पेश करने को आमंत्रित किया। सहानुभूतिपूर्वक मांग पर विचार करने और यदि जरूरत पड़ी तो संविधान को भी संशोधित करने की बात उन्होंने की। लेकिन नागाओं के लिए आजादी की मांग के प्रश्न को उन्होंने खारिज कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए एनएनसी ने चुनाव का बहिष्कार किया, लेकिन उस समय कांग्रेस सत्ता की लहर पर सवार थी और उसकी सरकार दोबारा बनी।
फिजो और नेहरू की मुलाकात फिर हुई, फिर वही प्रस्ताव, फिर वही प्रतिक्रिया, लेकिन फिजो अडिग रहे। झारखंड के नेता जयपाल ने सहानुभूति दिखाते हुए फिजो को यह सलाह दी कि वह आजाद देश की मांग छोड़कर अलग राज्य की मांग करें। फिजो ने उत्तर में कहा कि नागा के लोग मंगोल नस्ल के हैं, भारतीयों से उनका कोई नस्ली संबंध है ही नहीं। ऐसा नहीं था कि नेहरू ने इस समस्या को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था, वह इस मामले पर विचार कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ एनएनसी उन पर लगातार दबाव बना रही थी। विद्वान कहते हैं कि फिजो और उनके लोग हथियारबंद दस्तों का गठन कर रहे थे। 1953 तक एनएनसी के शीर्ष नेता भूमिगत हो चुके थे। उनकी खोज में पुलिस ने तलाशी ली और इस कदम ने नागाओं के मन में भारत के प्रति एक आग पैदा कर दी थी और इस आग में घी डालने का काम किया कोहिमा में हुई एक घटना ने, जब मोटरसाइकिल पर सवार सेना अधिकारी ने सड़क पर एक आदमी को ठोकर मार दी जो उस इलाके का एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर था। इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी हुए, पुलिस ने गोलियां भी चलाई और उसका परिणाम हुआ 2 जाने माने न्यायाधीश और एक एनएनसी के नेता की मौत। यहाँ से एनएनसी पर कट्टरपंथियों के वर्चस्व का बीजारोपण हो गया और हथियारबंद विद्रोही की तैयारी शुरू हो गई। अब तक हत्याओं और प्रति हत्याओं का दौर शुरू था। इस दौरान फिजो ने फिर से असम के मुख्यमंत्री से संवाद किया जिसका कोई विवरण मौजूद नहीं है। उन्हीं के एक सहयोगी टी सखरी ने जब फिजो को समझौता करने की सलाह दी तो वह उससे काफी नाराज भी हुए। टी सखरी ने नागा गांव का दौरा शुरू कर उन्हें फिजो की अतिवादिता के बारे में बताना शुरू किया, जिसका असर उन्हें मिला हत्या के रूप में। ऐसा माना गया कि हत्या के आदेश फिजो ने ही दिए थे, लेकिन उन्होंने इससे पूर्णतः इनकार किया। अब तक विद्रोहियों के द्वारा नागालैंड की एक संघीय सरकार का गठन किया जा चुका था। इतना ही नहीं, नागालैंड के लिए एक राष्ट्रीय झंडे का भी निर्माण किया गया था। नागा पहाड़ियों में सेना की मौजूदगी बढ़ती गई। नागा हिल्स फोर्स बनाया गया जिसके कुशल सैनिकों का एक रेजिमेंट, 7 बटालियन इन्फेंट्री के जवान और असम राइफल्स के 50 प्लाटून भी शामिल थे। विद्रोही भी उनसे कम न थे, उनका अपना एक अलग सैन्य ढांचा था। उनके पास भी तरह तरह के हथियार मौजूद थे। इन विद्रोहियों की ताकत हथियार से तो थी, लेकिन इस ताकत को मजबूत करने का काम आम गांव वालों की मौन समर्थन ने किया। 1956 तक नागा क्षेत्रों में एक पूर्ण युद्ध प्रारंभ हो चुका था। उस समय की स्थिति का अंदाजा हम उस डॉक्टर की चिट्ठी से लगा सकते हैं जो कि नागा पहाड़ियों के अंतिम ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर पाउसो को लिखी गई थी। नागा इलाकों के अंदरूनी हिस्सों में एक दौरे के दौरान हमने हर एक रात नागा गांव को आग में धू धू कर जलते देखा। यह आग या तो सेना के द्वारा लगाई गई थी या फिर नागा विद्रोहियों के द्वारा, हालांकि इसके बारे में कोई नहीं जानता। फिजो किसी भी नागा सरकारी अधिकारी के प्रति बहुत क्रूर होते जा रहे हैं। जब भी कभी कोई नागा अधिकारी उनकी पकड़ में आता है तो उसकी बुरी गत होती है। इससे भी ज्यादा खराब हालत उसकी होती है जो पहले कभी फिजो की परिषद में था, लेकिन अब उसने उसके अतिवादी रवैये की वजह से संगठन छोड़ दिया है। बहुत सारे काबिलों के सरदार गायब हो गए हैं और कोई यही जानता है कि कहाँ है या फिर उन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया है। वाकई उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। अगर वे सरकार के पास जाते हैं तो फिजो उन्हें पकड़ लेते हैं और अगर वह नहीं जाते हैं तो सरकार उन्हें पकड़ लेती है। 1956 में भी फिजो कभी बर्मा तो कभी पाकिस्तान में रह रहे थे और यहीं से आंदोलन संचालित कर रहे थे। इस आंदोलन की सफलता के लिए उन्होंने पश्चिमी देशों से उम्मीद भी पाली थी। एक फर्जी पासपोर्ट की मदद से वह स्विट्जरलैंड पहुंचे और वहां से इंग्लैंड पहुंच गए। वहां उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भारतीय सेना नागा समुदाय के लोगों का नरसंहार कर रही है। नागाओं की युगों से चली आ रही स्वतंत्रता को भारतीय सेना द्वारा नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने हमारे राष्ट्र को पराधीन बनाने और निगल जाने की कोशिश की है। फिजो ने भारतीय सेना के इस कार्य को यूरोपियन फांसीवादी तौर तरीकों के रूप में एक नस्ली सफाई के तौर पर प्रचारित किया। फिजो ने यह भी कहा कि भारतीय सेना ईसाई धर्म प्रचारकों और चर्च के नेताओं को गोली मार रही है। वह महिलाओं और पुरुषों को जला रही है और चर्च में आग लगा रही है। अंत में फिजो के शब्द थे, एक आजाद नागालैंड स्थायी देशों का दुनिया और राष्ट्रमंडल का हिस्सा बनना पसंद करेगा। एक छोटा सा नागालैंड ईसा मसीह का अनुयायी बनकर प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है जिन्हें हम अपने तारनहार के रूप में मानते हैं। उनका यह प्रचार खासा कामयाब रहा और उसे ब्रिटिश प्रेस का समर्थन मिला। प्रतिक्रिया में भारत ने भी अपने ढंग से प्रचार किया। इस लड़ाई के बीच नागा पीपल्स कन्वेंशन के रूप में एक उदारवादी धड़ा था जो बीच के रास्ते का समर्थन कर रहा था। इस कन्वेंशन ने 30 जुलाई 1960 को भारतीय संघ के अंदर एक अलग नागालैंड राज्य के लिए प्रधानमंत्री के सामने मांग पत्र रखा। अपना राज्यपाल, अपने मुख्यमंत्री, अपनी विधानसभा, अपने मंत्रिपरिषद की बात इसमें कही गई थी। अगस्त 1960 के पहले सप्ताह में नेहरू ने संसद में घोषणा की कि असम से कटकर नए नागालैंड राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। इस घोषणा ने कई दिलचस्प प्रतिक्रियाओं को भी आमंत्रित किया। इतिहासकार बेंजामिन जकरिया के शब्दों में भारत के इस उत्तर पूर्वी के क्षेत्र ने नेहरूवादी समय में अपने सबसे क्रूर और हिंसक समय का सामना किया।
अत्यंत सामरिक महत्व होने के बावजूद भारत का पूर्वोत्तर में स्थित यह इलाका देश की मुख्य धारा से भावनात्मक जुड़ाव से काफी पिछड़ा रह गया। संघर्ष का देश की एकता, लोकतंत्र और सरकार की वैधता के लिए भारी महत्व था, क्योंकि पूरे देश में कहीं भी सैन्य बलों को दमन के लिए नहीं भेजा गया था। वह उन लोगों के विद्रोह का दमन करें जो अपने मुल्क, अपने भारत के ही नागरिक हैं, यहाँ तक कि कश्मीर में भी नहीं। अगर इस समस्या को हमारे देश के सैनिक समाधान के आधार पर टिके अतीत को एक तरफ रख देते तो शायद नागालैंड का इतिहास इतना रक्त रंजित और इतना दामनकारी नहीं होता। अगर केंद्र व सेना नागाओं के साथ ऐसा सलूक ना करती, यदि फिजो अतिवादी रुख को छोड़कर किसी समझौते के लिए तैयार हो जाते, तो शायद नागाओं और सरकार के बीच स्वैच्छिक सहयोग विकसित हो पाता। लेकिन राजनीति का इतिहास शायद की नीति से नहीं चलता, वह तो घट रही घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में बनता है ताकि एक राजनीतिक भविष्य आकार ले सके। नागालैंड के निर्माण के इस दिलचस्प जानकारी का सूत्रधार रहा रामचंद्र गुहा की किताब भारत गांधी के बाद, और इसे लेखनी में परिवर्तन किया हमारे साथी लक्ष्मी सिंह ने। बहुत बहुत धन्यवाद।